हाँ, कृष्णकांत जी, आजकल बहुत ही युद्ध का माने कि बहुत आज युद्ध चल रहा है, तो करीब-करीब 20-25 दिन से अमेरिका और ईरान के बीच में। अच्छा। और अमेरिका यही बीच युद्ध के दौरान में हाँ। अयतुल्ला जी मारे गए और भारत में भी विरोध हो रहा है। अच्छा, अयतुल्ला अली, अच्छा हाँ। हाँ, तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णकांत। भैया जी जिस तरीके से सवाल किए कि अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, उस दौरान क्या हुआ कि जो वहाँ के जो सुपर लीडर थे अयतुल्लाह अली खामनेई, वो मारे गए। अब वो मारे जाने के बाद में आप लोग भी देखे होंगे कि मतलब विश्व के अलग अलग देशों में मतलब उसका विरोध जताया जा रहा था। हमारे देश भारत में भी इसका विरोध जताया जा रहा था। मतलब उसको क्या बोलते हैं, मरने के बाद में विरोध जताया जा रहा था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये केवल भारत में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में है। भी है तब। पाकिस्तान में भी इसका जिस तरीके से विरोध मतलब विरोध मनाया किया जा रहा है, विरोध किया विरोध किया जा रहा विरोध है। किया जा रहा है। और उसके जवाब में क्या हुआ, ईरान उसके जवाब में क्या कर रहा है कि जितने भी जो गल्फ कंट्री हैं, जैसे कि आपका सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, उसके बाद में यूएई हो गया, तो इन सभी जगहों में और इत्यादि बहुत सारे जो गल्फ कंट्री हैं, और अलग अलग गल्फ कंट्री में जो अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना था, उस सैन्य ठिकाने पर पूरी तरीके से बमबारी कर रहा है, ईरान के द्वारा किया जा रहा है। अब इसी बीच में पाकिस्तान में जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ईरान को आर्थिक मदद किया जाए, फलाने ठिकाने हर तरीके से मतलब दबाव बनाया जा रहा है, हर तरीके से विरोध जताया जा रहा है। तो वहां के जो जनरल हैं आसिफ मुनीर, वो वहां गए और शिया धर्म गुरुओं के बीच में गए और वहां पर वो बात बोले कि जिनको अगर ईरान की प्रॉब्लम से दिक्कत है तो वो जाकर ईरान में जाकर उसकी आर्थिक व्यवस्था कीजिए या कुछ भी कीजिए, आप जिस तरीके से वहां जाकर आप मदद कीजिए। और देखिए इस तरीके का जो बयान जो पाकिस्तान में दिया गया, अब खुद सोचिए कि अगर इस टाइप का बयान अगर भारत में अगर कोई नेता देता, अगर बीजेपी की तरफ से कोई नेता देता बयान, तो देखिए उसको पूरी तरीके से बहुत बड़ा बवाल, और उसको कहा जाता है इसको एक सामुदायिक मुद्दा उठा दिया जाता, सांप्रदायिक मुद्दा उठा दिया जाता कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति है, पूरी तरीके से उठा दिया जाता। बात सही बोल रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है, और उसके बाद आपको बता दूं कि पाकिस्तान के तरफ से भारत में जो भूतपूर्व जो राजदूत था, जिसका नाम था अब्दुल बासित, तो अब्दुल बासित ये बयान देते हैं कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, तो हम दिल्ली और बंबई पर हमला करेंगे, भारत के ऊपर हमला करेंगे। मैं उस बकलोल पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि तुम अमेरिका से साठ-गांठ कर रखते हो हर तरीके से, तुम अमेरिका को जो वहां का जो एयर अर्थ मिनरल्स वगैरह जो होता है, जो बहुत कीमती जो सामान होता है, उसको तुम औनो पौनो दाम में अमेरिका को दे देते हो। क्या है जैसे कि पाकिस्तान में हमला होगा तो भारत में क्यों हमला करेगा पाकिस्तान? सबसे पहला मुंबई में, दिल्ली में क्या हमला? देखिए सबसे पहली बात कि हमारा जहां तक विवेक काम करता है, वो अपने आप से बचना चाहता है। अच्छा, दिमाग लगा रहा है, अपने आप से बचना चाहता है और भारत को बीच में समेटना चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में शांति कैसे है भाई? बेफालतू का बयान दे कि भारत में भी कुछ माहौल बने और इसमें शामिल हो, युद्ध में शामिल हो किसी तरीके से, और यहाँ की जनता को भी बरगलाया जाता है। हाँ, अब उसी से मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो कौन गया था वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिरयानी खा रहा था? वो गया था कि हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री गए थे, या देश का कोई प्रमुख नेता गया था, या वो गया था? वही गया था, पाकिस्तान ने गया था। हर तरीके से वो मतलब दोस्ती करते रहता है, चमचागिरी करते रहता है। और पाकिस्तान का औकात क्या है? सबसे पहली बात, पाकिस्तान का जो संसाधन उसका है, उसके सारे संसाधनों पर तो अगल बगल देशों का हक जमा लिया है वो, इतने ने कर्जा ले लिया है वो कि मतलब अगर पूरा पाकिस्तान को भी अगर वो बेच देगा तो नहीं वसूल होगा। अब जैसे कि चाइना को दे दिया है, ग्वादर बंदरगाह बनाकर रखा हुआ है, और जितना खर्च वहां पर चाइना कर दिया है, और जो ग्वादर बंदरगाह चल नहीं रहा है, तो चाइना सीधे बोलता है कि हम ग्वादर बंदरगाह को तब तक अपने कब्जे में रखेंगे जब तक कि हमारा सब पैसा वसूल ना हो जाए।
बात सही बोले। उसको समझ में आना चाहिए। हाजी हालांकि यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ में आजाद हुआ था, तो वो सोच रहा है कि भारत कितना आगे पहुंच गया, हम अभी तो कितना पीछे हैं, क्योंकि वो भारत सोच रहा है ना। क्योंकि भारत का जो फोकस है, जो स्टैंड, जो हाँ। सोच है, एकदम क्लियर है। हम्म। अब एकदम क्लियर स्टैंड है कि हमको वहां पर जाना है। हम्म। मान लीजिए हम घर से निकले और हमको है कि भाई हमको जाना है, अगला टारगेट को पहुंचना है, 10 किलोमीटर आगे चल के फलाना बाजार है, वहां तक हमको पहुंचना है, हम्म। और डायरेक्ट फोकस वहीं पर है। अब कोई अगल बगल से कोई खींच भी रहा है, लेकिन उसका फोकस कहाँ है? वहीं है। वहां पहुंचना है। लेकिन तुम टारगेट पर है। टारगेट पर, लेकिन तुम घर से निकले हो, जिधर देख रहे हो उधर घुस जा रहे हो, जिधर देख रहे हो उधर घुस जा रहे हो, तुम टारगेट तक कहां से पहुंचोगे? अब पीछे रहेगा, ऐसे पीछे रहेगा। ठीक है, तुम्हारे पास धन कम है, संसाधन कम है, सब कुछ कम है, लेकिन तुम्हारा एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ तक पहुंचना है। लेकिन तुम अगल बगल के फेर में रहते हो, अगल बगल के चक्कर में रहते हो। बस खाली लड़ाई झगड़ा और कुछ उसको चारा नहीं है। लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि लड़ाई झगड़ा करके भारत को हराइत रहा है। मैं उसको फोकस जम्मू कश्मीर पर है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर पर वो कैसे हथियाएगा? सही बात है। और दूसरी बात आपको बता दें, जम्मू कश्मीर लूटेंगे तो ही करेंगे तो करेंगे, मतलब जम्मू कश्मीर को पूरा उसका फोकस है, इसको कब्जा करके अपना हथियार लेंगे। जम्मू कश्मीर जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर जो है, वो तो भारत का हिस्सा है ना। लेकिन फिर भी वो कहता कि, लेकिन वही अब आपको बता दें, आप जम्मू कश्मीर का जो जिक्र किए हैं, अभी याद ध्यान में आया। अब कुछ लोग, भारत के लोग जो हैं, जो ईरान में जिस तरीके से हमला हुआ, आयतुल्लाह अली खामनेई जो मारा गया, अब उसके मारे जाने के शोक पर यहाँ पर लोग दुख मना रहे थे। मैं अब वही बात पा रहा हूँ कि यही आयतुल्लाह अली खामनेई है जो जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 लगा हुआ था, तो इसको हटाने के लिए उसका विरोध कर रहा था। यही आयतुल्लाह अली खामनेई विरोध किया था। और ईरान का जो संसद है, जिसका नाम भूल रहे हैं हम, ईरान के संसद में आयतुल्लाह अली खामनेई बाकायदा प्रस्ताव पारित किया था इसके विरोध में कि धारा 370 नहीं हटना चाहिए। हट कैसे गया? कैसे हट गया? और यही आयतुल्लाह अली खामनेई जब जम्मू कश्मीर आया था, तो वहां की लोकल भाषा के द्वारा बात, पाकिस्तानी की भाषा में बात कर रहा था। मतलब वहां के लोगों को एहसास दिला रहा था कि तुम भारतीय नहीं हो, पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो। इतना बड़ा जो हमारा दुश्मन है, अब वो मारा गया है, अब उसके मारे जाने पर हम शोक मनाए, तो हम कैसा व्यक्ति हैं आपकी नजर में? बताइए। देशद्रोही नहीं तो क्या है? देशद्रोही। तो आयतुल्लाह अली खामनेई जब मारा गया, उसके मारे जाने के बाद कुछ लोग जो हैं, वो उनके मारे जाने पर दर्द, ऐसा मतलब उसको क्या बोलते हैं, शोक जता रहे हैं, जो शोक मना रहे हैं। तो देश का सबसे गद्दार व्यक्ति वो है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के जो भूतपूर्व जो राजदूत जो भारत में आकर रह रहे थे, जो उनका नाम क्या था, अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, अब वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो हम भारत के बम्बई और दिल्ली पर हमला करेंगे। मुंबई और दिल्ली पर हमला करेंगे। सही बात है। गजब हाल है। तुम साठ-गांठ रखते हो अमेरिका के साथ, भारत तो साफ स्टैंड क्लियर रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगाने की धमकी दिया था कि तुम रशिया से व्यापार बंद कर दो, हमारे साथ व्यापार करो, जहां हम कहें वहां व्यापार करो तुम। उसके बावजूद भी भारत के जो प्रधानमंत्री थे, अभी हैं, मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी, वो झुके नहीं झुके, कहे कि लाओ तुम 50% क्या, तुम 500% भी टैरिफ लगा दोगे, हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं। और यही मैं आपको बता दें कि जो सब करके देख लिया, अंत में इसको युद्ध करना पड़ा, युद्ध करने पड़ा। और आपको मालूम है टैरिफ घटकर 10% तक आ गया है, मालूम है ना। और हम वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को ये बात बताए हैं कि देखिए अमेरिका जो है अभी फड़फड़ा रहा है, अभी पूरी तरीके से जोर लगा रहा है। 15% नहीं, 10% तक आ गया, 10% आ गया है, और घट गया है। अच्छा, और हम वीडियो के माध्यम से बताए थे कि देखिएगा एक दिन अमेरिका जो है वो टैरिफ को घटाएगा। उसकी औकात नहीं है कि वो 50% टैरिफ पर अपना बिजनेस कर लेगा, क्योंकि वहां की जो लोकल जो कंपनियां थी, अब भारत जिस रेट में दे रहा था वही सामान अब अगल बगल देशों से ले रहा था, तो ज्यादा रेट में दे रहा था। अब कोई भी बिजनेसमैन जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वहीं से माल खरीदेगा। तो इस तरीके से वहां की कंपनियां जो है
बैठने लगी। अब वहां की कंपनियां जब बैठने लगी तो अर्थव्यवस्था वहां पर बैठने लगी। तो इस तरीके से भारत वो देश है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, अमेरिका कहा जाता है। और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के ऊपर धमकी दिए कि तुम रशिया से व्यापार बंद कर दो, 50% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन भारत अपने विचार से, अपने जो उसका लक्ष्य था उससे डगमगाया नहीं। यहां तक कि भारत के जितने भी जो कंपनियां थी उन सबको आश्वस्त किया। देखिए मोदी है ना, मोदी जी हैं, वो रणनीति है, रन में उधर की रणनीति है, जैसे कि चाणक्य। देखिए मोदी जी, चाणक्य नीति चल रहा है। देखिए मोदी जी तो हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हर काम करते हैं, लेकिन मोदी जी से का जो एक काम है वो हमें भी ठीक नहीं लगता है। चाणक्य नीति से देश को चला रहा है और इसका विरोध पूरी तरीके से आज देश में चल रहा है। अब यूजीसी नामक जो काला कानून लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, ये क्या है? भेदभावपूर्ण नीति है। ये बात सही बोला। तो और मोदी सरकार को पता नहीं क्या लगता है कि जो निचला समाज, जो दलित समाज है, जो कि उनका कभी वोटर नहीं है, अब वो क्या सोचते हैं कि हम एक चीज करके दलितों को खुश कर देंगे, और अब यह आप आरक्षण देंगे तो कुछ भी कर लो, वो तुम्हें वोट नहीं देने वाला है। तुम्हारा कोर वोटर है, सॉरी तुम्हारा बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, माफ कीजिएगा, आपका जो कोर वोटर है वो स्वर्ण समाज है। और कुछ कुछ हैं जो कि एससी एसटी से भी आते हैं और ओबीसी कैटेगरी से भी आते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि हम कोई जाति नहीं छिपाते हैं, हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और ये भी भैया ओबीसी ही कैटेगरी से आते हैं। तो जो मोदी जी का जो कोर वोटर है वो स्वर्ण समाज ही है। और यही मोदी जी के द्वारा सबसे पहला आघात किया गया स्वर्ण समाज के ऊपर 2018 में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2018 में एससी एसटी जो एक्ट है उसको लेकर के फैसला लाया था कि अगर कोई भी दलित समाज का व्यक्ति, जो भी एससी एसटी वाला जो व्यक्ति है, अगर किसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगाने जाएगा तो सबसे पहले उसकी जांच होगी कि सही में एससी एसटी वाला काम किया है, एससी एसटी वाला केस लगने वाला है या नहीं लगेगा। उसके बाद एससी एसटी का केस लगेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की लाइन लगाकर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया कि नहीं, अगर कोई एससी एसटी वाला व्यक्ति अगर एससी एसटी एक्ट लगाने जाएगा तो न जांच होगी न परख होगी, सीधे उसको उठा लिया जाएगा। अब इसका दुरुपयोग अभी इस कदर देख लीजिए कि विष्णु तिवारी का नाम आप सुने होंगे। विष्णु तिवारी नाम का मात्र 21 वर्ष का वो लड़का, उसके ऊपर एक महिला एससी एसटी का एक्ट केस लगाती है, उसके बाद उसको सीधे उठा लिया जाता है और 20-22 साल जेल में रखा जाता है। और 22 साल के बाद जब बाहर आते हैं वो भी क्या निर्दोष साबित होते हैं। 22 साल के बाद बाहर आते हैं। अब वो उस लड़के का उम्र कितना हो गया, 43-44 साल हो गया। अब जब जेल से बाहर आए तो कई % चल बसे। कितना मतलब तैयारी कैसे करेगा, उम्र खत्म, नौकरी। अरे पूरी जानकारी, पूरी उनकी जो सुंदर जवानी है वो जेल में ही कट गया। मतलब इरादा हुआ कि हम एयरफोर्स बन जाए, पायलट बन जाए, तो कैसे बनेगा, उम्र खत्म हो गया। तो उनके लिए कोई कानून लाइए कि तुमको। अरे कानून नहीं लाइए, हम तो सरकार से मांग करते हैं कि उनको 10 साल मौका मिला जाए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जो भी फर्जी जो केस करता है, अगर कोई फर्जी केस करता है और अगर निर्दोष साबित होता है उसके खिलाफ भी आप ऐसा कानून लाइए कि उसको कम से कम 5 साल का जेल हो। उसके खिलाफ कम से कम 5 साल का जेल हो और कम से कम 15 लाख रुपया जुर्माना हो। 5 साल में क्या होगा, कम से कम 15 लाख रुपया जुर्माना भरे हो और 5 साल का जेल साथ में, दोनों ऐसा सजा होना चाहिए। तो एससी एसटी एक्ट के द्वारा जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, और अभी आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक महिला जिनके ऊपर एससी एसटी एक्ट का धमकी दिया जा रहा था, अब बहुत दिनों से दिया जा रहा था, महिला दे रहा था नहीं, एक दलित समाज का व्यक्ति दे रहा था एक महिला को कि आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा देंगे। अब वो महिला इतना ज्यादा उसके ऊपर मतलब धमकी दिया गया कि वो महिला फ्रस्ट्रेट हो गई, फ्रस्ट्रेट होकर अपने बेटे और बेटे समान देवर के साथ आत्महत्या कर लिया। देवर के साथ? हाँ, आत्महत्या कर लिया। तो क्या है, सब कोई तो क्या है, आप किसको खुश करना चाह रहे हैं?
और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर देख रहे हैं आप, तो मोदी सरकार तो काम ठीक कर रही है, ठीक है, लेकिन जब इस क्षेत्र में हम आते हैं, मोदी सरकार की जब इस लाइन में आते हैं हम, तो इनकी बहुत सारी कमियां हैं। और आपको बता दें कि स्वर्ग समाज जिस तरीके से भी विरोध कर रहा है, तो वो जो विरोध अब कर रहा है, तो उस विरोध में जब यूजीसी कानून का ही विरोध नहीं हो रहा है, अब यूजीसी कानून के अब इस लपेटे में आरक्षण और SC/ST एक्ट भी आ चुका है। अब इसका भी विरोध घनघोर तरीके से किया जा रहा है। तो ये तो अलग मैटर आ गया, इसमें तो अलग मैटर घुस गया। लेकिन चलिए, अब जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के जो राजदूत है, जो भारत में आकर रहे थे भूतपूर्व, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम भारत के ऊपर हमला करेंगे। उस बकलोल को पता है, पता होना चाहिए ये सब बातें, जो कि आप लोगों को बताया, पहले बता दिए। और जिस तरीके से बलूचिस्तान में जिस तरीके से तेल का खदान है, पूरी तरीके से जो ये एयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आपको बताया, तो वो सारा का सारा जो वहां पर खदान है, जो आर्थिक जो स्रोत है, वो सभी के ऊपर कब्जा किसका है? पाकिस्तान और चाइना को दे रखा है। तो तुम्हारा जो सामान है, उसका रख रखाव, उसका कंट्रोल चाइना कर रहा है, दूसरे के हाथों में दे रहे हो। तो तुम तो खुद उसके साथ साठगांठ में रहते हो, उसके बावजूद कह रहे हो कि अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम भारत के ऊपर हमला करेंगे। लगता है कि भांग खा करके रहता है हमेशा, की क्या पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से अब क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में? अब आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि वो बहुत, मैंने क्या कहे, बोले कि एक बकलोल है तो बकलोले है, क्या करना है। तो ये बहुत आप बोले तो हम समझ में आ गया, डिटेल्स में हमको समझ में आ गया। और चलिए अब विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से हम आपको एनालाइज किए, जिस तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर हमसे कहीं त्रुटि हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे ही मिलते रहते हैं, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए।